The magnetic intensity H at the center of a long solenoid carrying a current of 2 एम्पियर is found to be 1500 एम्पियर पर मीटर। ठीक, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट उसकी जो है वो 2 एम्पियर है, फ्लो हो रही है उसके अंदर, और उसके अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है H, ठीक है, वो आपको 1500 एम्पियर पर मीटर दी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहे हैं पर सेंटीमीटर। ठीक, जरा H का फॉर्मूला देखें क्या होता है। तो सोलेनॉइड में सिचुएशन ये है कि मान लिया एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका वो होता है म्यू नॉट एन आई या म्यू एन आई। ठीक, और बी बाई म्यू जो होगा, बी बाई म्यू जो होगा वो होता है एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, और वो एन आई होता है। और एच निकालने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर मटेरियल मीडियम क्या है, इससे ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपने म्यू से डिवाइड कर दिया तो मटेरियल मीडियम, वैक्यूम हो, कोई मीडियम की रॉड रखी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, तो एच आपको दिया है 1500 एम्पियर पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालने हैं पर यूनिट लेंथ, और करंट दिए 2। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो आ जाएंगे वो 750 आ जाएंगे, 750 पर मीटर। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं पर सेंटीमीटर, तो एक मीटर में अगर 750 टर्न है तो एक सेंटीमीटर में आपको 7.5 टर्न्स मिलेंगे पर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं रॉड इज इंसर्टेड एज द कोर इन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछली जो क्वेश्चन था उसी में हमने एक रॉड इंसर्ट करी है, एच में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एच में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि एच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच जो है वो सेम ही रहेगी। एच की वैल्यू पहले थी 1500 एम्पियर पर मीटर, तो अब भी कितनी रहेगी, 1500 एम्पियर पर मीटर। अब कह रहे हैं इफ़ द मैग्नेटाइजेशन, या इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ द कोर इज फाउंड टू बी 0.12 एम्पियर पर मीटर। तो ससेप्टिबिलिटी पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक, तो आई जो होता है वो ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर होता है, ये इक्वेशन है। ठीक है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, काई जो है वो है ससेप्टिबिलिटी, और ये जो एच है ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और आपसे ससेप्टिबिलिटी पूछ रहे हैं। ठीक, तो ससेप्टिबिलिटी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आई अपॉन एच हो जाएगा ये, और आई है आपका 0.12 और एच कितना है 1500, और ये एम्पियर पर मीटर दोनों ही है, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है ससेप्टिबिलिटी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵, ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। बट ये बहुत ही स्लाइड छोटी सी वैल्यू आई है और पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है और काफ़ी कम है, तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वो कहते कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कहाँ हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अगर वो ऐसा मेंशन करते तो ये सब्सटेंस हो जाता है डायामैग्नेटिक। ठीक, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो हम उसी डायरेक्शन में मानेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और सिंस ये वैल्यू काफ़ी कम आई है इसलिए हम इसको पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं। अगर ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में आती, तो हम इसको कहते हैं ये फेरोमैग्नेटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 15 to 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला टू 2.5 टेस्ला। ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो है 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो बढ़ के 2.5 हजार गुना बढ़ गया, 2.5 टेस्ला हो गया। ठीक, और एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दिया, आयरन कोर, जो आयरन कोर आपने डाला है सोलेनॉइड के अंदर, ये सोलेनॉइड है उसके अंदर एक आयरन कोर आपने इंसर्ट किया है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ भी दिए हैं, 50 टन्स पर यूनिट लेंथ, तो 5000 टन्स पर मीटर, हमें तो पर मीटर चाहिए होते हैं। ठीक, अब पहले हम पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी सोलेनॉइड में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं। तो करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एयर कोर्ड सोलेनॉइड का है, जब कोई कोर नहीं डाला था तब है ये। ठीक है, तो तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो B इज इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट एन आई,
ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बी की वैल्यू आप डाल लीजिए 2.5 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपका 5000 है, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी करंट। तो ये जो करंट आ जाएगी ये आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करंट की यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जब एयर कोड था, एयर कोड, तो बी होगा म्यू नॉट एन आई। फिर जब हमने मीडियम भर दिया, उसमें एक आयरन कोर की रॉड इंसर्ट कर दी, तो अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। और बी डैश जो है वो बी का 1000 टाइम्स है, 1000 गुना है। इसका मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1000 होगी, म्यू आर जो होगा वो आपका 1000 होगा। और म्यू आर अगर 1000 है तो जो ससेप्टिबिलिटी होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और वो 1000 है, तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो 999 के बराबर आ जाएगी। ससेप्टिबिलिटी आपको मिल जाएगी 999। क्लियर, ससेप्टिबिलिटी मिल गई आपको। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, तो हम अब इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, I इज इक्वल टू काई एच। इस इक्वेशन को अब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आई मैग्नेटाइजेशन, ये करंट नहीं है, करंट ये वाला आई था, इसका नाम आई डैश कह देता हूँ, या मैं इसको आई नॉट कह देता हूँ, ये करंट आई नॉट हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइजेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, और काई कितना है 999 है, और एच जो होता है, एच को मीडियम से लेना देना नहीं, तो ये एन आई के बराबर होगा, एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 5000 थे, और करंट हमने ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ से ये आई नॉट नाम दे देते हैं इसको, करंट हम वहाँ से निकालेंगे आई नॉट। ठीक, 5000 इंटू आई नॉट यानी 5000 रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू डालनी है, और यहाँ से आपको मिल जाएगी आई की वैल्यू। क्लियर। ठीक, उसके बाद फिर पूछ रहे हैं पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी। तो जो आई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द रॉड, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है, वो आ जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हम आई निकाल चुके हैं, एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ से आप एम फाइंड करना है। तो सारी कैलकुलेशन सारी आपको खुद करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक बार मैग्नेट है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 1.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है इन एंड ऑन पोजीशन एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ये बार मैग्नेट है आपकी, और बार मैग्नेट के एंड ऑन पोजीशन पे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे 15 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस आपको दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, और डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और बार मैग्नेट की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो हम अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो बार मैग्नेट के साइज से 15 गुना ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आपके पास क्या क्या, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता होती है, और आपके पास डिस्टेंस है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लोगे। तो पहला पार्ट यही है कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है आपको। फिर कह रहे हैं मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जब आप करोगे तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम बहुत सिंपल है, आपको बार मैग्नेट की लेंथ दी है, और आपको बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये एरिया जो है वो भी दिया हुआ है, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आई मिल जाएगा।
फिर उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लिया मैग्नेट है, ये मैग्नेट की नॉर्थ पोल है तो ये है प्लस एम, ये मैग्नेट का साउथ पोल है तो ये है माइनस एम, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक तो एक पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक पोल की वजह से, तो वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हो गया कांस्टेंट एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल उससे मैच कर रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला। अगर क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी के क्यू बाई आर स्क्वायर जैसा ही है। ये हो गया आपका के, और क्यू जो है वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो है वो L/2 हो गई, इधर वाली डिस्टेंस भी L/2 हो गई। अब हम यहाँ सेटल करेंगे, तो इस प्लस एम की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई L/2 का स्क्वायर, और इस माइनस एम की वजह से भी फील्ड इसी डायरेक्शन में ही होगा। तो दोनों सेम ही फील्ड हैं और सेम ही डायरेक्शन में है, तो ऐड होके नेट फील्ड इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। पोल स्ट्रेंथ हम यहाँ निकाल चुके हैं। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप पोल स्ट्रेंथ मत निकालो, आप ऐसा करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर लो। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि पोल स्ट्रेंथ इंटू L जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, तो ये कैपिटल M बन जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट जैसा दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M इंटू 2 अपॉन एल स्क्वायर बाई 4 इंटू एल करेंगे तो एल क्यूब बाई 4 हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और सारी वैल्यू आप डालोगे तो यहाँ पे आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ससेप्टिबिलिटी दी है 5500 और परमिएबिलिटी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है ये। परमिएबिलिटी जो होगी म्यू, वो होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सारी वैल्यू डाल देते हैं। म्यू नॉट कितना होता है, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी करोगे तो 5501 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इन ए मटेरियल इज फाउंड टू बी 1.6 टेस्ला, और ये दी हुई है। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, तो B इज इक्वल टू होता है म्यू एच, ये रिलेशन होता है। तो B इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या डालेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। आपके पास B है, आपके पास H है, म्यू नॉट की वैल्यू हर कोई जानता है, और आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, म्यू आर। और जब म्यू आर मिल जाएगा तो वहाँ से म्यू आर में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो म्यू आर की जो वैल्यू आ रही है वो थाउजेंड्स में आती है। अब उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या ही फर्क पता चलेगा। तो इसका मतलब म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में काफ़ी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सेवन क्वेश्चन करते हैं। सेवन क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी जो है वो दी हुई है मैग्नीशियम की, ठीक है, 300 केल्विन पे, और ये काफ़ी कम है बट पॉजिटिव है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसमें क्यूरी लॉ लगेगा, और क्यूरी लॉ में ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाती है। और कह रहे हैं किस टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होकर इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो C/T के बराबर होती है। C जो है वो क्यूरी कॉन्स्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बनेगी chi1 T1 इज इक्वल टू chi2 T2। सारी वैल्यू डाल देते हैं। chi1 कितना है, तो वो है 1.2 इंटू 10⁻⁵। टेम्परेचर T1 कितना था, 300 केल्विन। ससेप्टिबिलिटी आपको बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम करना होगा।
टेम्परेचर T2 कम आएगा T1 से, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे ये होगा 2 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे ये 100 हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो आपका 200 केल्विन आ रहा है। 200 केल्विन पे ऐसा होगा कि जो उसकी ससेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होके 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज्यूम दैट ईच आयरन एटम हैज़ ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एक आयरन एटम का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, ठीक है। कितना दिया है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एक आयरन के एटम का? तो वो दिया है 2 बोहर मैग्नेटॉन, और बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी दी है आपको। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एक एटम का है। और डेंसिटी ऑफ आयरन एटम जो दिया 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं? वो इतने एटम्स हैं। और मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट तब हो पाएगा जब सारे के सारे डायपोल एकदम आर्मी की तरह एक ही डायरेक्शन में डिसिप्लिन ऑर्डर में अलाइन हो जाएं, तब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में एटम्स कितने हैं ये आपको पता है, और एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है ये आपको पता है। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आप बता सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, और उसी का नाम होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम। तो ये आपका आ गया, एक एटम का कितना है? तो 2 इंटू 9.727 इंटू 10⁻⁻24। और कितने एटम्स हैं? 8.52 इंटू 10⁻28। इतने एटम्स हैं 1 मीटर क्यूब में, और एक एटम का इतना है। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने ये सॉल्व किया है, तो ये अराउंड आंसर जो मिलेगा वो 1.6 इंटू 10⁻6 जैसा कुछ आंसर मिलेगा, वो आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन यही कहती है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेट किया था, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेना। ये मैंने इसको मैंने 10 मान लिया था, इसको मैंने 8 मान लिया था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया था इसको, ठीक है। तो आप इसको एग्जैक्ट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सारी मल्टीप्लाई खुद से कर लेना आपको मिल जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। अब बी पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इनसाइड द सिलेंडर। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो अगर आपको आई पता लग गया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बता लेते हैं हम। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो पहले एच निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले क्या फाइंड करते हैं इसमें? एच फाइंड कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट आई से निकालेंगे, एच की जरूरत नहीं है, एच यहाँ है भी नहीं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। अगर कहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एच, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, और उसमें आपने एक कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, मान लिया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एच, और जिसकी वजह से इसके जो डायपोल्स होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आना शुरू हो जाएगा। तो इस अंदर वाले रीजन में अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो होता है म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और यही इसी फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करते करते बी इज इक्वल टू म्यू एच बन जाता है ये, ठीक है। आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये बी इज इक्वल टू म्यू एच में कन्वर्ट होता है जाके, ठीक। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपने डायपोल्स की वजह से। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें एक्सटर्नल जो है वो कुछ भी नहीं है, वो कोई मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ अपने डायपोल्स की वजह से होगा, तो फिर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा? बी हमें निकालना है, तो बी आपका आ जाएगा म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷
ठीक है, इनटू आई कितना निकाला है, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से आई मिलेगा। ठीक है, तो आई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने 1.6 इंटू 10⁴ कैलकुलेट करी थी, 10⁶। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाएगा 2.1 टेस्ला। लेकिन ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मूले का आप ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम ये वाली चीज बना पाते हैं। कैसे, वो भी आप देख लो। म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, आई जो है वो होगा काई एच के बराबर, तो म्यू नॉट एच कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस काई, एच मैंने इस तरफ रख लिया है, और 1 प्लस काई जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू एच का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से प्रूफ होके आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोर्सिव फोर्स फॉर ए सर्टेन परमानेंट मैग्नेट इज 4 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक है, कोर्सिविटी जो होती है वो भी अपने आप में एच है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना एच लगाएं ताकि वो रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को खत्म कर दे, उसी का नाम कोर्सिविटी होता है। तो अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कोर्सिविटी है, ये है इस एक्सिस पे आई होता है और इस एक्सिस पे एच होता है। तो मिनिमम अपोजिट डायरेक्शन में कितना मिनिमम एच रिक्वायर्ड है ताकि वो रिटेंटिविटी को खत्म करके जीरो कर दे, तो उसी का नाम है कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स। ठीक है, फोर्स नहीं है वो, लेकिन है वो एच की यूनिट। तो ये आपको दिया है एच कोर्सिविटी के टर्म्स में, 4 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। अब ये कह रहे हैं दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 40 टर्न पर सेंटीमीटर एंड द करंट इज पास इन द सोलिनॉइड टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली। करंट पूछ रहे हैं, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए इतनी करंट फ्लो कराओ कि इतना एच जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाए, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो एच का फॉर्मूला क्या होगा सोलिनॉइड के लिए, तो एच का फॉर्मूला होगा एन आई। ठीक है, तो सब कुछ पता है आपको, 4 इंटू 10⁴ आपके पास एच है, एन आपको दिया 40 टर्न पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर हो जाएगा 4000, और आपसे पूछिए करंट कितनी होगी, तो करंट यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो 10 एम्पियर की आपको करंट मिल जाएगी। तो उस परमानेंट मैग्नेट को पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए 10 एम्पियर की करंट लगेगी और वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा।